हेलो बच्चों, मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय पांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। और आज हम पढ़ेंगे प्रमुख मुद्रामान, जिसमें पात्र मुद्रामान या प्रबंधित मुद्रामान के बारे में जानकारी लेंगे, जो बीकॉम पार्ट 3 पेपर 2 के अंदर पढ़ाया जाता है। मुद्रामान से हमारा क्या आशय है? किसे कहेंगे हम मुद्रामान? पत्र मुद्रामान का आशय उस मौद्रिक प्रणाली से होता है जिसमें देश की प्रमाणिक मुद्रा कागज की होती है और यह मुद्रा अपरिमित विधिग्राह्य होती है तथा इसके बदले में स्वर्ण या अन्य कोई बहुमूल्य धातु देने की गारंटी आवश्यक नहीं होती है। पिछले हम मुद्रामानों में हम पढ़ चुके हैं कि वहाँ कुछ न कुछ गारंटी के रूप में दिया जाता था, या तो स्वर्ण या रजत, या स्वर्ण या रजत दोनों। यह पत्र मुद्रामान ऐसा है जिसके अंदर मुद्रा जो है कागज की बनी होती है, असीमित मात्रा में विधिग्राह्य होती है और इसके बदले में स्वर्ण या अन्य कोई बहुमूल्य धातु देने की गारंटी नहीं होती है। 18वीं शताब्दी में अमेरिका में गृह युद्ध के समय ग्रीनबैक व फ्रांस में पुनः क्रांति के समय असाइनेट्स नामक अपरिवर्तनीय पत्र मुद्राएं चलाई गई थी। पर पत्र मुद्रामान के युग का आरंभ प्रथम विश्व युद्ध के बाद से माना जाता है। पत्र मुद्रामान प्रथम विश्व युद्ध की ही उपज है, जब अनेक राष्ट्रों ने स्वर्णमान या अन्य धातुमान को त्याग कर उसके स्थान पर पत्र मुद्रामान को अपनाया। पत्र मुद्रामान की मितव्ययता, लोचता तथा अनेक उपयोगिताओं के कारण अनेक देशों ने इसे शांतिकालीन मुद्रा के रूप में देखना प्रारंभ किया। यह मुद्रामान दुख के सच्चे साथी के रूप में अपनाया जाने लगा। आज विश्व के लगभग सभी देशों में अपरिवर्तनशील पत्र मुद्राएं प्रचलित हैं। अगर आधुनिक युग को पत्र मुद्रामान का युग कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आरंभ में इस मान को संकटकालीन मुद्रामान के रूप में अपनाया गया था, किंतु अब यह संकट और शांति दोनों परिस्थितियों में समान रूप से उपयोगी एवं उपयुक्त है। प्रारंभ में जनता के विश्वास के लिए पत्र मुद्रा को परिवर्तनशील रखा गया था, अब सामान्यतः अपरिवर्तनशील हो गई है। पर जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए इस मुद्रामान पर कठोर नियंत्रण अवश्य रहता है। हम देखते हैं कि हमारे जो नोट होते हैं उसमें वचन होता है, उसके अंदर वचन के अलावा और कोई बात नहीं होती कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। कोई बहुमूल्य धातु देने की गारंटी नहीं होती है। अब पत्र मुद्रामान की क्या विशेषताएं हैं? पत्र मुद्रामान की अनेक विशेषताएं हैं, जिसमें कागजी मुद्रा प्रधान मुद्रा। पत्र मुद्रामान के अंतर्गत कागज के नोट देश की प्रधान मुद्रा, मानक मुद्रा मानी जाती है और वह असीमित विधिग्राह्य होती है। छोटे छोटे सौदों के भुगतान एवं लेन देन के निपटारों के लिए हल्की व निकृष्ट धातु की मुद्राएं सहायक मुद्रा के रूप में प्रचलित होती हैं, पर वे परिमित विधिग्राह्य होती है तथा पत्र मुद्रा विनिमय का कार्य करती है। आप जानते हो कि देश के अंदर सिक्के भी प्रचलन में रहते हैं, लेकिन कुछ सीमा तक ही हम सिक्कों को लेने के लिए बाध्य होते हैं, परंतु जो पत्र मुद्रा है यह असीमित मात्रा में विधिग्राह्य होती है। विशेष कानून द्वारा नियमन। पत्र मुद्रा का नियमन सरकार के विशेष कानून द्वारा होता है। इस विशेष विधान का कारण पत्र मुद्रा व्यवस्था को उद्देश्यों व आवश्यकता के अनुकूल बनाए रखना है। भारत में केंद्रीय बैंक पत्र मुद्रा के निर्गमन का कार्य करता है, पर केंद्रीय सरकार का वित्त विभाग 1 रुपये का नोट जारी करता है। जब हम नोट निर्गमन की बात करते हैं तो बड़े नोटों का निर्गमन केंद्रीय बैंक करता है और छोटे 1 रुपये का नोट जो है वो
वित्त विभाग हमारा जारी करता है। मुद्रा मूल्य निर्धारण। पत्र मुद्रामान में पत्र मुद्रा की क्रय शक्ति स्वतंत्र रूप से निर्धारित होती है, क्योंकि इस प्रणाली के अंतर्गत कागजी मुद्रा विधान के अनुसार सोना, चांदी या किसी बहुमूल्य धातु में परिवर्तनीय नहीं होती है। अतः इसके पीछे स्वर्ण या रजत कोष रखने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार पत्र मुद्रा का मूल्य प्राय स्वर्ण या रजत में निश्चित नहीं किया जाता है। विदेशी भुगतान के लिए विनिमय दर या तो सरकार द्वारा निश्चित की जाती है या मांग और पूर्ति की सापेक्षिक प्रभावों से निर्धारित होती है। वर्तमान पत्र मुद्रामान और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य पत्र मुद्रा का मूल्य कोष के स्वर्ण में निर्धारित होता है और विनिमय दरें भी कोष द्वारा सदस्य राष्ट्रों की सहमति से निश्चित की जाती है। इस प्रकार सभी पत्र मुद्रामान वाले सदस्य राष्ट्रों की पत्र मुद्रा का मूल्य स्वर्ण में तथा विनिमय दरें निर्धारित करने में काम में ली जाती हैं। विदेशी भुगतानों के लिए कोष। पत्र मुद्रामान में देश की प्रधान मुद्रा विदेशों में विधिग्राह्य नहीं होती है, न ही इसका कोई आंतरिक मूल्य ही होता है। अतः विदेशी भुगतानों को निपटाने के लिए स्वर्ण, रजत या बहुमूल्य धातुओं के कोष रखने पड़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य राष्ट्रों को अधिक कोष रखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि विदेशी मुद्रा देश की मुद्रा में कोष से निश्चित समय तक उधार ली जा सकती है। यानी ज़्यादा स्वर्ण रखने की आवश्यकता नहीं होती, ज़्यादा रजत रखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से समय समय पर यह राशि उधार ली जा सकती है, यह कोष या बहुमूल्य धातुएं उधार ली जा सकती हैं। विविध परिमाण की मुद्राएं। पत्र मुद्रामान में विविध मूल्यों के नोट जारी किए जाते हैं ताकि सभी प्रकार के भुगतानों में सुविधा रहे। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में 2 रुपये, 5 रुपये, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 का आजकल बंद हो गया है, 2000, 10,000 के भी पहले नोट जारी किए गए थे, लेकिन वो भी बंद हो गए हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के नोट रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। इन्हें बैंक नोट कहा जाता है, जबकि 1 रुपये का नोट केंद्रीय सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इसे करेंसी नोट कहते हैं और बीच बीच में हमारे 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपये, 5 रुपये, इनके 10 रुपये, इनके सिक्के भी जारी किए जाते हैं। इनके भुगतान का सरकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। यह अनेक प्रकार की पत्र मुद्राएं जारी करने से भुगतान के कार्यों में आसानी रहती है। कागजी मुद्रामान के लाभ अथवा गुण। प्रारंभ में पत्र मुद्रामान स्वर्ण मान के या रजत मान के दोषों के समाप्त करने के लिए काम में लिया गया था, लेकिन इसके अनेक लाभ हैं, जिसके कारण यह अब सभी देशों के में लोकप्रिय हो गया है। पहला लाभ इसका है मितव्ययितापूर्ण। पत्र मुद्रामान सर्वाधिक मितव्ययी माना गया है, क्योंकि न तो इसमें बहुमूल्य धातुओं को कोष में बेकार पड़े रहना पड़ता है, न ही घिसाई का नुकसान होता है, और ढलाई की मितव्ययिता के साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना सुविधाजनक, कम जोखिमपूर्ण और कम खर्चीला होता है। आंतरिक कीमत स्तर में स्थिरता। इस मुद्रामान के अंतर्गत कोष आदि रखने के झंझटों से मुक्ति होने के कारण देश का मुद्राधिकारी देश की आवश्यकता अनुसार मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन कर सकता है। इस प्रकार मुद्रा कीमत और पूर्ति में संतुलन बनाकर आंतरिक कीमत स्तर में स्थिरता रखी जा सकती है। बहुमूल्य धातुओं का सदुपयोग। इस मुद्रामान के अंतर्गत बहुमूल्य धातुओं के कोष रखने की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी
धातु मान के अंतर्गत होती है। अतः धातुओं के उपयोग देश के अन्य उपयोगी कार्यों में किया जा सकता है। प्रबंध की स्वतंत्रता। पत्र मुद्रा प्रणाली के अंदर स्वर्ण या रजत कोषों के संबंध नहीं होता है, न ही पत्र मुद्रा इन धातुओं में परिवर्तनशील होती है। अतः सरकार मुद्रा प्रणाली के प्रबंध में स्वतंत्र होती है तथा मुद्रा की मात्रा किसी भी सीमा तक परिवर्तन कर सकती है। देश के उत्पादन साधनों का विकास एवं पूर्ण सहयोग। पत्र मुद्रामान में सरकार मुद्रा नीति निर्धारण में पूर्ण स्वतंत्र होती है। अतः सरकार हीनार्थ प्रबंधन तथा अधिक निर्गमन की कर आर्थिक विकास की योजनाओं के लिए वित्तीय साधन जुटा सकती है। इस प्रकार के मान में मुद्रा निर्गमन के पीछे धात्विक कोषों के रखने की शर्त न होने के कारण सरकार आवश्यकता अनुसार मुद्रा जारी कर सकती है। मंदी काल में बेरोजगारी को मिटाने तथा अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का प्रयोग करने के लिए अधिक मात्रा में नोट छाप सकती हैं। हीनार्थ प्रबंधन के माध्यम से देश में कई बार इस तरह नोटों का निर्गमन किया गया है। लोचपूर्ण मुद्रा प्रणाली। पत्र मुद्रामान सब मुद्रामानों में से अधिक लोचपूर्ण है, क्योंकि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन जब चाहे तब किया जा सकता है। कोई कठिनाई उपस्थित नहीं होती जब तक कि जनता का विश्वास इस मुद्रामान में बना रहता है। यह प्रणाली बहुत ही लोचपूर्ण रहती है। आंतरिक अर्थव्यवस्था का बाह्य बुरे प्रभावों से मुक्ति। स्वर्णमान में एक देश में उत्पन्न अव्यवस्था एवं अस्थिरता संक्रामक रोग के समान दूसरे देशों में फैल जाती थी, पर पत्र मुद्रामान के अंदर आंतरिक अर्थव्यवस्था अन्य देशों के आर्थिक दुष्प्रभावों से स्वयं को मुक्त रख सकती है। इस व्यवस्था में अन्य देशों के आर्थिक प्रभावों का देश पर प्रभाव नहीं पड़ता। सरल, सुविधापूर्ण एवं सुरक्षित। पत्र मुद्रामान एक सरल मान है। इसको सभी वर्गों के लिए समझना आसान होता है। भुगतान करना और भुगतान लेना सुविधापूर्ण होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सुविधा रहती है और जोखिम भी बहुत कम रहती है। विभिन्न वर्ग की मुद्राओं में एक रूपता जारी होने से जाली नोटों की पहचान हो सकती है। चोरों एवं लुटेरों, जेब कतरों से कागजी नोटों की सुरक्षा सभी प्रकार की मुद्राओं की अपेक्षा पत्र मुद्रामान में सरल रहती है। सभी राष्ट्रों के लिए उपयुक्त। यह मुद्रा प्रणाली अविकसित, विकसित, विकासशील, पिछड़े, धनी सभी राष्ट्रों के लिए समान रूप से उपयोगी रहती है। कागजी मुद्रामान के दोष या हानियां। पत्र मुद्रामान एक दोष रहित मुद्रामान नहीं है, इसमें बहुत से दोष हैं। सबसे पहला, मुद्रास्फीति का भय। मौद्रिक अधिकारी को मुद्रा प्रणाली के प्रबंध में स्वतंत्रता होने तथा इस प्रणाली के अत्यधिक लोचपूर्ण होने के कारण सरकार आवश्यकतानुसार मुद्रा का निर्गमन करती रहती है। ऐसी दशा में मुद्रास्फीति एवं उसके दुष्प्रभाव पैदा हो जाते हैं। देखा जाए तो इसके अंदर ज़्यादा मुद्रा निर्गमन करने से मुद्रास्फीति की दशा प्राय उत्पन्न होती रहती है। मुद्रा मूल्य में ह्रास। मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा की क्रय शक्ति बहुत कम हो जाती है। मुद्रा में जनता का विश्वास घट जाता है। विदेशी विनिमय दर घटने से व्यापार संतुलन बिगड़ जाता है। विदेशी एवं आंतरिक व्यापार में बाधा उत्पन्न हो जाती है। सीमित विधिग्राह्यता। पत्र मुद्रामान में देश में असीमित विधिग्राह्य होती है, पर विदेशों में उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि पत्र मुद्रा का आंतरिक मूल्य लगभग शून्य होता है।
ऐसी दशा में स्वर्ण या रजत कोषों के ऊपर विनिमय दरों का निर्धारण कर भुगतानों की व्यवस्था की जाती है। स्वचालिता का अभाव। स्वर्णमान में स्वचालिता का गुण होता है, पर पत्र मुद्रामान एक प्रबंधित मान होने के कारण इसमें स्वचालिता के गुण का अभाव पाया जाता है, क्योंकि अनेक नियम एवं प्रतिबंध स्वचालिता में बाधा उत्पन्न करते हैं। आंतरिक कीमत स्तर तथा विनिमय दरों में अस्थिरता। पत्र मुद्रामान का सबसे बड़ा दोष आंतरिक मूल्यों में अत्यधिक उतार चढ़ाव होना है, क्योंकि मुद्रा अधिकारी जैसे हमारा केंद्रीय बैंक मुद्रा की पूर्ति आसानी से बढ़ाता और घटाता है। संकट काल में मुद्रास्फीति में मूल्य ऊंचे चले जाते हैं। विनिमय दर भी आंतरिक मूल्यों से घटती बढ़ती रहती है। देश में मुद्रास्फीति से विनिमय दर देश के विपक्ष में किसी भी सीमा तक जब बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त पत्र मुद्रामान में स्वर्ण के आयात निर्यात पर सुविधा न होने के से विनिमय दर बिल बाजार की मांग और पूर्ति से निर्धारित होती हैं, अतः उसमें भी उच्चावचन होता रहता है। आर्थिक संकटों का स्थानांतरण। जब सभी देशों में पत्र मुद्रामान हो तो एक देश का आर्थिक संकट दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किए बिना नहीं रहता। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर एक देश में मंदी आती है तो विश्व के अन्य देशों में भी मंदी की भावना उत्पन्न होने में कोई नहीं रोक सकता। जैसा कि हम अपने पिछली अर्थव्यवस्था संकट में देख चुके हैं 2008 के अंदर। 1930 बहुत पुराना, जिसको हम बार बार याद करते हैं कि तीसा की मंदी, वो भी इसी तरह से एक देश के आर्थिक संकट दूसरे देश को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकते। तो पत्र मुद्रामान भी इससे अछूता नहीं है। जन विश्वास की न्यूनता। पत्र मुद्रामान में मुद्रा के आंतरिक मूल्य की शून्यता, अपरिवर्तनशीलता, विमुद्रीकरण का भय, मूल्य में अस्थिरता आदि के कारण अन्य मुद्रामानों की अपेक्षा जनता का विश्वास कम होता है। पत्र मुद्रा जल्दी खराब होती है। उसको संग्रहण करने से अनेक प्रकार से विनाश होने का भय रहता है, जैसे चूहों द्वारा, दीमक द्वारा, पानी या आग से मुद्रा नष्ट हो जाती है। इससे जन विश्वास भी इसमें कम होता है। आज भी लोग स्वर्ण या बहुमूल्य धातुओं में ही अपनी बचत का संग्रह करके रखते हैं। पत्र मुद्रामान एक ऐसी दुधारी तलवार के रूप में है जिसके नियमित, विवेकपूर्ण और नियंत्रित संचालन से अर्थव्यवस्था में अनेक लाभ होते हैं, परंतु प्रबंधन में अगर त्रुटि हो, शिथिलता हो या अविवेक से काम लिया गया हो तो यह गंभीर एवं व्यापक खतरे पैदा करती है, जिससे अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न होने का भय रहता है। तो दोषों से बचने के लिए सबसे बढ़िया काम यही है कि कागजी मुद्रामान को बहुत ही सावधानी और विवेकपूर्ण तरीके से काम में लिया जाए। अब सबसे बड़ी बात है कि पत्र मुद्रा का निर्गमन कौन करे, सरकार करे या बैंक करे? कौन करे इसको, जारी कौन करे? तो दोनों ही स्थितियां में अनेक प्रकार के पक्ष और विपक्ष हैं। सरकार द्वारा नोट निर्गमन के पक्ष में ध्यान रखना है, जो सरकार द्वारा नोट निर्गमन के पक्ष में जो तर्क होंगे वो बैंक द्वारा नोट निर्गमन के विपक्ष में तर्क हो जाएंगे। तो दोनों पॉइंट एक साथ पढ़ते हैं हम। सरकार द्वारा नोट निर्गमन के पक्ष में तर्क। जनता का विश्वास। सरकार द्वारा नोट निर्गमन में जनता का अधिक विश्वास रहता है, क्योंकि उसके पीछे सरकारी संपत्ति की आड़ होती है, जबकि बैंकों से नोट निर्गमन में जनता का विश्वास कम या नहीं के बराबर होता है। मुद्रा प्रणाली का श्रेष्ठ प्रबंध। सरकार द्वारा मुद्रा प्रणाली के प्रबंध के लिए बैंकों की अपेक्षाकृत अधिक कुशल एवं सुयोग्य व्यक्तियों को रखने की क्षमता होती है। इसके अलावा सरकार के पास अर्थव्यवस्था संबंधी विस्तृत और अधिक विश्वसनीय जानकारी और आंकड़े होते हैं, जिसका बैंकों के पास अभाव रहता है।
अतः मुद्रा प्रणाली का प्रबंधन सरकार बैंकों की अपेक्षा अच्छे से कर सकती है। सरकार का हस्तक्षेप वांछनीय। आज की सरकार कल्याणकारी समाजवादी सरकार है। उसका मुद्रा प्रणाली में सदा हस्तक्षेप रहता है। अतः नोट निर्गमन का कार्य भी सरकार द्वारा करना चाहिए, जबकि बैंकों का हस्तक्षेप से केवल निजी लाभ के लिए मुद्रा संचालन हेतु होता है। घातक परिणामों से सुरक्षा। सरकार राष्ट्र को सर्वोपरि मानती है, अतः मुद्रा संबंधी नीति अत्यंत सोच विचार कर काम में ली जाती है। अनुपयुक्त नीति के दुष्परिणामों से सुरक्षा मिलती है, जबकि बैंक अपने हितों व लाभ के लिए अनुपयुक्त नीति अपनाकर भी अर्थव्यवस्था को खतरे में डाल सकते हैं। मितव्ययितापूर्ण। सरकार द्वारा नोट निर्गमन के पीछे सरकार की साख एवं प्रतिष्ठा रहने से धातु कोष की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि बैंकों द्वारा नोटों के निर्गमन के पीछे जन विश्वास बनाने के लिए धातु कोष रखने पड़ते हैं, जो महंगे और खर्चीले होते हैं। इतना करने के बावजूद भी बैंकों पर अधिक विश्वास नहीं होने से परिवर्तनशीलता बनाए रखनी पड़ती है। लाभ का जनहित में उपयोग। सरकार द्वारा नोट निर्गमन के लाभ का जनहित में उपयोग करती है, जबकि बैंक अगर नोट जारी करती है तो उससे मिलने वाला लाभ अंशधारियों का निजी लाभ हो जाता है। बैंकों द्वारा नोट निर्गमन के पक्ष में और सरकार द्वारा नोट निर्गमन के विपक्ष में तर्क। वो हमने पक्ष में पढ़े थे, सरकार के पक्ष में, अब ये है सरकार के विपक्ष में तर्क। सबसे पहले मुद्रा प्रणाली में लोच। बैंकों का देश के व्यापार, उद्योग, व्यवसाय आदि से सीधा संबंध होता है, अतः वे इसकी मांग के अनुकूल मुद्रा का निर्गमन कर मुद्रा प्रणाली को लोचदार बनाते हैं, जबकि सरकार का इनसे सीधा संबंध नहीं होता। उनकी मौद्रिक मांग पूर्ति में संतुलन बैठाने के लिए कोई विश्वसनीय आधार नहीं होता, अतः बैंकों द्वारा सरकार की अपेक्षा मुद्रा प्रणाली अधिक लोचपूर्ण हो सकती है। सुव्यवस्थित ढंग। बैंक नियमों का पूर्ण पालन करने के लिए निर्गमन का कार्य बहुत ही व्यवस्थित और अच्छे ढंग से करते हैं, जबकि सरकारी कार्य लालफीताशाही, टालमटोल, नीति संबंधी निर्णयों में विलंब, सामान्य अकुशलता होने से नोट निर्गमन के कार्य में भी अव्यवस्था आ जाती है। मौद्रिक नीति संबंधी निर्णय विशुद्ध आर्थिक सिद्धांतों पर। बैंक मौद्रिक नीति निर्णय विशुद्ध आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर समूचे राष्ट्र के हित में करने की चेष्टा करते हैं, जबकि सरकार राजनीतिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं के अनुकूल निर्णय लेने में आर्थिक सिद्धांतों की अवहेलना कर सकती है, जो कि अधिक घातक हो सकती हैं। नोट निर्गमन नियंत्रण के अंतर्गत। जब बैंक नोट निर्गमन का कार्य करे तो उस पर सरकार नियंत्रण करती है, अतः जनहित में कार्य करने को बाध्य किया जा सकता है। पर जब सरकार मुद्रा का निर्गमन करे तो उस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं रहता। ऐसी स्थिति में जब हम कहें कि रक्षक ही भक्षक बन जाए तो व्यवस्था कैसे सुचारू हो पाएगी। अतः प्रयास यह होना चाहिए कि बैंक तो नोट का निर्गमन करे और सरकार उस पर नियंत्रण बना करके रखे। बैंकिंग नियमों की पालना। बैंक वित्तीय मामलों में माहिर होते हैं, दक्ष होते हैं और नोट निर्गमन में बैंकिंग नियमों का पालन सरकार की अपेक्षा बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नोट निर्गमन का लाभ। बैंकों द्वारा नोट निर्गमन होने पर मिलने वाले लाभ सामान्यतः सरकार ही लेकर के जनहित में खर्च करती है, अतः जो कार्य सरकार करती है वही कार्य बैंक भी कर सकते हैं। बैंकों की सुव्यवस्थित ढंग से काम करने की नीति में लाभ अपेक्षाकृत अधिक होने पर ज़्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि जन कल्याण पर खर्च से अधिक साधन उपलब्ध हो सकेंगे। सरकार तथा
बैंकों द्वारा नोट निर्गमन के संबंध में दिए गए पक्ष और विपक्ष के तर्कों से स्पष्ट होता है कि सरकार के द्वारा नोट निर्गमन के पक्ष में दिए गए तर्क ज़्यादा भ्रामक हैं। बैंकों द्वारा नोट निर्गमन न तो समाजवाद के सिद्धांतों का अतिक्रमण है, न ही जनता की अविश्वास का। बैंक का सरकारी प्रबंधन सरकार के द्वारा करके अधिक कुशल और योग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सकता है जो वित्तीय एवं मौद्रिक नीति के विशेषज्ञ होते हैं। सरकार की अपेक्षा बैंकों का उद्योग, व्यवसाय, व्यापार आदि से अधिक प्रत्यक्ष संबंध होता है। उनकी मुद्रा संबंधी मांग के विश्वसनीय आंकड़े, अधिक लोचपूर्ण मुद्रिक प्रणाली अपनाई जा सकती है। सरकार इन बैंकों पर नियंत्रण करके एक अच्छी मुद्रा प्रणाली को क्रियान्वित कर सकता है। बैंक द्वारा पत्र मुद्रामान अपनाया जाना बहुत ही सरल और कम जोखिमपूर्ण होता है। जैसा कि देश में अपनाया जाता है कि बैंक पत्र मुद्रा का निर्गमन करती है और इस पर निगरानी का काम सरकार करती है। अब आगे जो हमारा मुख्य प्रश्न है, एकल नोट निर्गमन प्रणाली या बहुल नोट निर्गमन प्रणाली, कौन सी प्रणाली हमें अपनानी चाहिए? कि नोट निर्गमन का कार्य बैंकों द्वारा होना चाहिए। सामान्य प्रश्न आता है, नोटों का निर्गमन एक बैंक करे या एक से अधिक बैंक करें, अर्थात नोट निर्गमन की एकांकीय प्रणाली हो या बहु निर्गमन प्रणाली हो। जब नोट निर्गमन करने का अधिकार केवल एक बैंक को ही होता है, एक ही बैंक नोट निर्गमन का कार्य करता है, तो उसे एकल नोट निर्गमन कर प्रणाली कहा जाता है। और जब एक से अधिक बैंक नोट निर्गमन का कार्य करें तो उसे बहु या बहुल नोट निर्गमन प्रणाली कहा जाता है। भारत में हम देखते हैं तो भारत में केवल एक ही बैंक नोट निर्गमन का कार्य करता है। बहुल निर्गमन प्रणाली या बहुल नोट निर्गमन प्रणाली के दोष परिभाषा में आप जान ही चुके हैं कि जब एक से अधिक बैंक नोट निर्गमन का कार्य करे तो उसे बहु या बहुल नोट निर्गमन प्रणाली कहा जाता है। परंतु इसके अनेक दोष सामने आते हैं, जैसा कि एकरूपता का अभाव। भिन्न भिन्न बैंकों द्वारा नियमित पत्र मुद्रा का आकार, रंग, गुण इतना भिन्न भिन्न होता था कि असली नकली में पहचान करना मुश्किल हो जाता था। अतः एकरूपता के अभाव में जालसाजी की संभावनाएं अधिक थी। नीतियों में समन्वय का अभाव। अनेक बैंकों द्वारा नोट निर्गमन पद्धति से बैंकों में पारस्परिक समन्वय का अभाव होने से इसके घातक परिणाम हो सकते थे और राष्ट्रहित की उपेक्षा हो सकती थी। पारस्परिक प्रतिस्पर्धा एवं मुद्रास्फीति का भय। अनेक बैंकों द्वारा नोट निर्गमन होने से प्रत्येक बैंक नोट निर्गमन में लाभ को अधिकतम करने की दृष्टि से अपने अपने नोटों को अधिक मांग बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। इस प्रतिस्पर्धा के कारण मुद्रास्फीति अधिक होने का भय रहेगा। पत्र चलन निधि अमितव्ययी। प्रत्येक बैंक को जनता का विश्वास जमाने के लिए नोट निर्गमन के पीछे बहुमूल्य धातुओं का एक निश्चित कोष रखना पड़ता है। इन पर ब्याज की हानि होती है। नोटों की विभिन्नता तथा छोटे पैमाने पर नोट छापने का कार्य अमितव्ययीपूर्ण होता है। सरकार के नियंत्रण में कठिनाई। नोट निर्गमन का कार्य विकेंद्रित हो जाने से सरकार को अपनी मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन में तथा मौद्रिक नीति को सही दिशा में नियंत्रण करने में कठिनाई हो सकती है। मौद्रिक अव्यवस्था। एक भी बैंक फेल हो जाने पर सभी बैंकों से जनता का विश्वास उठने लगता है, जिससे मौद्रिक व्यवस्था अस्त व्यस्त होने का भय बना रहता है।